जय हिंद। तो जैसा कि आपने अभी न्यूज़ में हाल ही में सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलीट का हमला हुआ था जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्या कैसे हुआ था और नक्सलीट क्या चीज़ होती है। तो देखिए, ये हमला कहाँ हुआ था। ये हमला हुआ था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से टूटकर 2000 में अलग हुआ और उसने अपना से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ है वो जो है 2000 में जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो आपको 4 जो है जिले मिलेंगे। सुकमा, नीचे आपको 4 जिले मिलेंगे। सुकमा, दांतेवाड़ा, सुकमा, दांतेवाड़ा, जगदलपुर और कंकड़। तो देखिए, ये आपको सुकमा, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, कंकड़, ये 4 आपको जिले यहाँ पे मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। नीचे जो है आपको, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बस्तर डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सीआरपीएफ और ब्लैक और कौन रहता है यहाँ पे, हमारे सीआरपीएफ ऑफ जो कमांडो रहते हैं। तो क्या होता है, इस समय अप्रैल से जून के महीने में क्या होता है, ये पतझड़ का महीना होता है। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे जंगल हैं। तो इस समय पतझड़ के मौसम क्या होते हैं, वो सब जंगल के जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, जिसके कारण जो नक्सलीट रहती है वो हमारे क्या करते हैं, कमांडो पे नज़र रखी रहती है। और हर साल जो नक्सली का हमला होता है वो इसी सीज़न में होता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, जो पतझड़ के समय हमारे जो पेड़ पौधों से सब चीज़ें झड़ जाती हैं, जिसके कारण नक्सलीट हम लोग पे, हमारे कमांडरों पे आसानी से क्या रख सकता है, नज़र रख सकती है। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं बस्तर डिवीज़न। यहीं पे जो है वो हमला हुआ था। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ। अप्रैल और जून के बीच में जब पतझड़ आते थे तो पेड़ पौधे झड़ जाते थे, जिससे नक्सलीट उस पर नज़र रख सकते थे। तो इस बीच में भी यही हुआ, नक्सलीट ने हमारे कमांडो पे, हमारे सीआरपीएफ वालों पे हमला किया, जिसमें हमारे 22 सीआरपीएफ शहीद हो गए। तो यही सुकमा, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, कंकड़, ये है बस्तर स्टेट से। तो देखिए, ये हुआ क्यों था। तो देखिए, 20 मार्च से ही हमारे जो सीआरपीएफ और जो हमारे कोबरा कमांडो थे, उनको एक अपने एरिया में हलचल महसूस हो रही थी। लेकिन क्या है कि वो उनको एक हलचल महसूस, अब देखिए, कोई भी चीज़ें जहाँ पे कोई नहीं रहता, पूरी तरह शांत, अगर वहाँ कुछ ना कुछ आ जाए तो हल्की फुल्की वहाँ हलचल होने लगती है। तो हमारे जो है सीआरपीएफ और हमारे कोबरा कमांडो को भी ये हलचल हो रही थी। तो उन्होंने 20 मार्च को एक संयुक्त ऑपरेशन बनाया, एक संयुक्त ऑपरेशन का गठन किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन अब जंगली एरिया है, तो जंगली एरिया में कोई भी सीआरपीएफ या हमारी जो कोबरा कमांडो हैं वो कहीं भी नहीं चले जाते किसी भी एरिया में पेट्रोलिंग करने, जब तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो इनको इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से मिलती है, तो रेडियो से मिलती है। और जो नक्सली जो छुपे रहते हैं जंगलों में, वो भी क्या करते हैं, मैसेज लेते हैं कि हम सीआरपीएफ लोग कहाँ हैं, यहाँ हैं। वो भी रेडियो से। तो क्या होता है, कभी होता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से जो रेडियो का इंटरप्रेटेंट क्या होता है, वो एक दूसरे में जो है इंटरचेंज हो जाता है, जिसके कारण हमें उनका न्यूज़ मिल जाता है। तो हम लोग ऐसा न्यूज़ मिला कि उस एरिया में नक्सली छुपे हैं। तो हमारे क्या किए, तो हमारे कोबरा कमांडो और हमारे सीआरपीएफ उस एरिया में पहुंचे। लेकिन क्या हुआ कि उस एरिया में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे तो कोई नहीं था। तो वो मतलब कि खाली हाथ जब वापस लौट रहे थे, तो उनके ड्रोन से उनको ये मैसेज मिला कि जो नक्सली हैं उनको यू शेप में घेर लिए। यू शेप इन द सेंस कि अगर ये हमारे जवान हैं, तो उनको नक्सली ऐसे यू शेप में घेर लिए हैं, ऐसे यू शेप में, चारों तरफ से नहीं, यू शेप में ऐसे खेली हैं। तो देखिए, जो हमारे पास जो ड्रोन है, जो हमारे सीआरपीएफ के पास ड्रोन है, वो मैसेजिंग ड्रोन है, वो अटैकिंग ड्रोन नहीं है। तो जो हमारे ड्रोन्स हैं सीआरपीएफ के, वो सिर्फ हम लोग को मैसेज दे सकते हैं, वो नक्सली पे या किसी चीज़ पे अटैक नहीं कर सकते। अभी ये डीलिंग चल रही है, हम लोग को भारत के पास भी जल्दी अटैकिंग ड्रोन आ जाएगा। तो क्या हुआ कि ड्रोन से उनको मैसेज आया कि उनको नक्सली क्या है, यू शेप में घेर लिया। और हमारे जो कोबरा कमांडो हमारे सीआरपीएफ थे, वो धीरे धीरे फंसते चले जा रहे थे, उसी में वो धीरे धीरे फंसते चले जाते। तभी उसी में किसी नक्सली ने क्या कर दिया, एम्ब्यूज चालू कर दिया। एम्ब्यूज, एम्ब्यूज। देखिए, ये एक टेक्निकल नेम है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा जवानों के मुंह से कि हम पेट्रोलिंग करके आते हैं। पेट्रोलिंग करने का मतलब क्या होता है कि जो आपके एरिया है, जितना आपका एरिया क्षेत्र, उसकी देख रेख करना, उसका जायजा लेना को पेट्रोलिंग करते हैं। उसी तरह सडन अटैक, मतलब कि अचानक हमला कर देना को एम्ब्यूज करते हैं। तो नक्सली ने क्या किया, अचानक हमला कर दिया, जिससे हमारे जो सैनिक थे और जो हमारे सीआरपीएफ या जो कोबरा कमांडर थे, वो पूरी तरह से गिर गए थे।
और इसमें जो नक्सली ने पता है किसका यूज़ किया था, आरपीजी। इसमें नक्सली ने आरपीजी का यूज़ किया था। देखिए आरपीजी, आरपीजी का मतलब है रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड, रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड, रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड, ये आरपीजी, ये रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड का जो है उसमें नक्सली ने यूज़ किया। देखिए ये एक तरह का मशीन है जो कि ये एक तरह का, ये भी एक तरह का क्या औजार है ये, जिससे कि मतलब युद्ध में ये भी काम आता है। ये भी एकदम रॉकेट की तरह होता है जिसको कंधे पे रख के क्या किया जाता है, चलाया जाता है। तो देखिए इसकी एक ये होती है खासियत कि अगर ये 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे जा रहा है तो इसको वो उसका हाफ यानी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो चीज़ों को पीछे ढकेलता है। तो अगर कोई उसका जो तोप रहता है वो तोप की तरह रहता है, तोप जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको कोई लेके से मारता है तो जितना तेज बुलेट्स आगे जाती है उसके आधे किलोमीटर की बुलेट्स क्या करती है उनको पीछे फेंकती है। इसलिए उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंधा चाहता है मारने के लिए। तो इसमें नक्सली ने क्या किया था, आरपीजी का इस्तेमाल किया था। आरपीजी क्या होता है, देखिए रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड, जैसे कि अब ग्रेनेड यानी हैंड ग्रेनेड होता है, उसको आप हाथ से फेंकेंगे तो कितना दूर जाएगा, लेकिन जो ये रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड रहता है ये रॉकेट स्ट्रक्चर का रहता है। उसमें क्या कहते हैं, उसमें 6 रिंग्स रहती हैं। जैसे आपने शोले फिल्म में देखा होगा तो वो क्या करता था, 6 रिंग्स को घुमाता था, उसमें 3 बुलेट्स रखता था और 3 में नहीं, और फिर लोगों को और फिर क्या करता था, मारता था कि तू भी बच गया, तू भी बच गया। तो उस हिसाब से उसके लिए ऐसे हैं, ऐसे उसके भी क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे उसके भी 6 छर्रे रहते हैं जिसको उन्होंने नचा के इसमें, लेकिन इसमें बुलेट्स की जगह क्या डाला जाता है, ग्रेनेड डाला जाता है। अब इसका यूज इसलिए किया जाता है कि जो ग्रेनेड है उनकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर कर सके। तो ये आरपीएल यानी कि रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड से क्या होता है, जो ग्रेनेड रहता है वो 400 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है और उसके बाद जहाँ वो फटता है वहाँ से वो 11 मीटर की डिस्टेंस और कवर करता है। उसके बाद 22 किलोमीटर की डिस्टेंस उसका रेडिएशन कवर करता है। तो सोचिए आरपीजी कितना खतरनाक है और यही सबसे ज़्यादा घातक हुआ था इस वाले हमला में। तो जब हमारे पूरे जवान पूरी तरह से घिर गए थे, लोग इस नक्सली आरपीजी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो जो हमारी क्या थी, जो इन्फोर्समेंट थी, देखिए इन्फोर्समेंट क्या होती है, जो ये जो जवान सामने खड़े रहते फ्रंट फुट के पे, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि केवल फ्रंट फुट पे जवान है, उसके जो पीछे बैक फुट पे भी जवान रहते हैं, जो वो फ्रंट फुट वालों को जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग आके उनकी मदद करेंगे। तो क्या हुआ कि वो लोकेशन उतने जल्दी फाइंड आउट नहीं कर पाए और उनको पहुँचने में देरी हो गई, जिसके कारण यहाँ पे हमारे 22 जवानों शहीद हो गए। तो जो रीइंफोर्समेंट बल था वो भी टाइम पे नहीं पहुँच पाया। और जो तीसरा मेन कारण था, सबसे बड़ा कारण हेलीकॉप्टर। जी हाँ, हमारे सीआरपीएफ के पास उनकी कोई भी अपनी पर्सनल लड़ाकू या फिर नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं है। हेलीकॉप्टर पता है जहाँ पे ये सब चीज़ें हुई, जिस जगह पे ये वारदात अंजाम हुई, उसके 8 घंटे बाद हेलीकॉप्टर पहुंचा। अब आप समझिए, और वो भी इसलिए पहुंचा क्योंकि हेलीकॉप्टर तो सीआरपीएफ के पास है नहीं, तो उसको एयरफोर्स से लेना पड़ता। अब एयरफोर्स से थोड़ी ना कि वो डायरेक्टली कहेगा ए चलो चलो जल्दी दो हेलीकॉप्टर, तो हमें जाना, ऐसे तो नहीं। उसके बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं, वो पेपर वर्क्स को करने में उसको टाइम लग गया, जिसके कारण हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुँच पाया। मतलब ये कमाल है, मतलब कि कमाल है, कमाल है, कमाल है। जो सीआरपीएफ अपनी जान की जोखिम लगा के हमारी जान के लिए घने जंगलों में कितने जानवरों के बीच में घूमता है, उनको हम लोग एक हेलीकॉप्टर नहीं प्रोवाइड किए, जबकि आजकल के नेता, अनपढ़ नेता के पास 2-2 3-3 हेलीकॉप्टर है। तो ये है हमारी सीआरपीएफ की और ये है हमारी सरकार। धन्य हो सरकार को, मतलब एक हेलीकॉप्टर नहीं प्रोवाइड किया गया है सीआरपीएफ के पास, कोई उसका इंडिविजुअल हेलीकॉप्टर नहीं है। अरे हम तो करें, अगर कम से कम आप लोग जिसका जो 8 घंटे पेपर वर्क लगा, तब तक आप लोग हेलीकॉप्टर को ऊपर तो उड़ा दिए होते, भले फायरिंग मत करो यार, ऊपर तो उड़ा दो। उससे क्या रहता है, नक्सली पे प्रेशर तो बना रहेगा कि हाँ यार ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा, चलो भाग जाओ, नहीं तो हम लोग को ये हेलीकॉप्टर ऊपर से मार देगा, तो फायरिंग मत करो। लेकिन नहीं, हेलीकॉप्टर भी लेट पहुंचा, 8 घंटे लेट पहुंचा हेलीकॉप्टर, जिसके कारण हमारे जो वहाँ पे लोगों को और नुकसान सहना पड़ा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक पूछते हैं कि चलिए ठीक है, ये नक्सली है, इन्होंने हमारे सैनिकों को 22 सैनिकों को मारा, हमारे 22 सैनिकों शहीद हुए, लेकिन ये नक्सली फैला कैसे? तो इसका ये फैला कैसे, देखिए इसकी कहानी समझिए। 2005 में, ठीक है, इसमें 2005 में देखिए, एक 2005 में
एक नेता थे जिनका नाम था महेंद्र कर्मा। अब हम आपको इसकी कहानी बताएं। 2005 से नक्सली उतना मतलब लोग हावी नहीं था। तो एक 2005 पे एक नेता थे जिनका नाम था महेंद्र कर्मा, जो पहले बीजेपी में थे फिर कांग्रेस में आए, जो कि दोनों इस बहुत अच्छे ऊपर पोस्ट पे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आंदोलन चालू किया। कौन? महेंद्र कर्मा। महेंद्र कर्मा ने एक आंदोलन चालू किया गया जिसका नाम था सलमा जुडूम। ठीक है। तो महेंद्र कर्मा ने एक आंदोलन चालू किया, आंदोलन का स्टार्ट किया 2005 में, जिसका नाम था सलमा जुडूम। इसमें उन्होंने क्या किया, जो भी गांव नक्सली प्रभावित एरिया हैं, मतलब जो भी एरिया नक्सली प्रभावित है वहाँ की जो मतलब लोकल एरिया, उनके जो लोगों को क्या कर दिया, बंदूक थमा दिया कि आपको जहाँ नक्सली दिखे आप वहाँ पे उनको, नक्सली दिखे आप वहाँ पे उनको मार दीजिएगा। बदले में ये इनको क्या करते थे, 3 महीने जो है 3000 पर मंथ सैलरी भी दिया करते थे। यहाँ तक कि ये 16 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के हाथों में भी बंदूक थमा दिए थे। कौन? महेंद्र कर्मा। की जाओ और नक्सली जहाँ मिले उनको ढूंढ कर मारो। तो बेशक लोगों ने नक्सली को मारा, लेकिन आप ही बताइए एक 16, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे जो इमेच्योर बच्चे रहते हैं उनके हाथों में बंदूक थमा दिया जाए तो उससे क्या होगा? वो नक्सली को तो मारेंगे, नो डाउट मारेंगे, लेकिन क्या वो अपनी पर्सनल रंजिश नहीं निकालेंगे? अभी किसी से लड़ाई हो गया तो क्या वो उस बंदूक का यूज़ वहाँ नहीं करेंगे? जिसके कारण क्या हुआ, नक्सली तो मर रहे थे नो डाउट, लेकिन क्या हुआ था, आतंक और फैल गया था। नक्सली का नहीं, आतंक लोकल एरियाज में बढ़ गया था। लोग एक दूसरे के घरों में जाके उनकी संपत्ति लूट लेते थे बंदूक दिखा के, या कोई आपका जो किसी उन लोग का कोई पर्सनल रंजिश रहता था उसको भी उसी बंदूक से उड़ा देते थे मार के, और नक्सली उनको कर देते थे ये भी नक्सली था। तो ऐसे आतंकवाद बढ़ गया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को 2013 में क्या किया, सलमा जुडूम पे बैन लगा दिया गया। और जब सलमा जुडूम पे बैन लगाया तो नक्सली बहुत ज़्यादा गुस्सा गए थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए जब तक सलमा जुडूम चाहे था नक्सली के भी हाथ पांव बंधे थे, क्योंकि उनको नहीं मालूम था ना, उनको तो कोई भी मार दे रहा था। लेकिन जब सलमा जुडूम बैन हुआ 2013 में तो नक्सली का एक बहुत बहुत विशाल काय आक्रमण हुआ, जिसमें महेंद्र कर्मा ने को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हाँ, महेंद्र शर्मा की मृत्यु हो गई जब 2013 में एक बहुत बड़ा नक्सली का क्या हुआ था, अटैक हुआ था 2013 में। तो नक्सली यहाँ से 2013 से नक्सली बहुत तेज फैला। एक्चुअली देखिए क्वेश्चन ये भी आता तो नक्सली को खाना, नक्सली जो लोग रहते हैं उनको खाना पीना कौन देता? देखिए ये भी गांव के लोग रहते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं गांव, जो सरकार की कुछ नीतियां हैं जो गांव तक नहीं पहुंच पाती, तो क्या करते हैं ये नक्सली, क्या करते हैं वहाँ पे से कोई एक अग्रेसिव बंदा खड़ा होता है, वो कहता है कि हम आपको सरकार की सब नीति देंगे ये वो, तो क्या करता है, लड़ता है, सरकार के लिए लड़ता है। लेकिन ये थोड़ी ना कि वो मसीहा नहीं है, वो गांव का मसीहा नहीं है कि वो सरकार के लिए लड़ रहा है। वो अपनी ज़रूरतों के लिए भी जो है गांव का नाम लगा के क्या करता है, लड़ता है सीआरपीएफ वालों से, या फिर जो कोबरा कमांडो वहाँ के लोग हैं उनसे वो लड़ता है। और ये जो उनको हथियार है, वो हथियार उनको कहाँ से मिलते हैं? तो जब ये लोग सीआरपीएफ को जो कहीं अटैक करने गए, तो अगर हमारे कोई सीआरपीएफ को इन्होंने मार दिया तो क्या करते हैं, उस सीआरपीएफ जो हमारे सीआरपीएफ के जवान रहते हैं उनको उठा के उनके ऊपर प्रेशर बम रख के उनको उस बॉडी को उसके ऊपर रख देते हैं, और बाकी उनके बुलेट प्रूफ जैकेट्स, उनके बूट्स, उनके हेलमेट और उनके जो हथियार वगैरह रहते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार रहते हैं, उसको लेके चले जाते हैं। तो इस केस में बहुत हद तक ये भी देखा गया है कि जब कोई जवान शहीद होता है तो जो उसका साथी जवान रहता है वो उस जवान की बॉडी को हटाने या बचाने से ज़्यादा वो हथियार को हटा के भागता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो जो जवान जो है शहीद हुआ है उसके नीचे इन्होंने नक्सली वालों ने क्या हुआ, प्रेशर बॉम्ब रखा होगा कि जैसे ही अगर हम लोग इस कोई बॉडी को हटाते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए भी लोग क्या करते हैं, अपने हथियार लेके वगैरह भागते हैं, तो इनको हथियार वैसे मिल जाते हैं। और रही बात इनके खाने पीने की, तो ये फिर वही गाँव में जा के लोगों को धमका उमका के वहाँ से अनाज ले लेते हैं। ये टेंट बना के रहते हैं कोई वीरान जगह में, तो इनकी ये भी अपनी बड़ी सिक्योरिटी में रखते हैं। कोई बीच में अगर इनका जो मेन मुखिया वो रहता है तो इनके 2 किलोमीटर दूर से ही घेरा बना के लोग रहते हैं, ये लोग कोड में बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आपने एक फिल्म देखी होगी टैंगो चार्ली भी देखेंगे तो वो भी यही नक्सली प्रभावित है, जो गांव नक्सली प्रभावित है उस पर बेस्ड है। कौन? टैंगो चार्ली। तो ये हो गए हमारे नक्सली। तो इनको आप समझ के कैसे मिलना चाहिए,
कैसे इनको रोकना चाहिए, ये सब। अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा नक्सली तो ठीक है, इनको हम लोग कैसे रोकें। तो पहली चीज़ हम लोग को जो अपने हमारे जो जो भी वेपन्स है, जो भी हम लोग के हथियार है जो हम लोग यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द फाइट, तो उन सब हथियारों में हम लोग को क्या करें, जीपीएस सिस्टम लगाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग का हथियार है, ठीक है, ये हम लोग का गन है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, हम लोग को यहाँ पे जीपीएस सिस्टम लगवा देना चाहिए, जिसके कारण अगर नक्सली इसको हमारे सैनिकों को मारने के बाद ये हथियार लेके भागते तो हम लोग कम से कम उन नक्सली को ट्रेस तो कर लेंगे कि वो नक्सली कहाँ पहुँचे या फिर उनका मेन अड्डा क्या है। देखिए अगर आप लोग बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने अपने हथियारों में जीपीएस तो लगाए, साथ में उसने सेल्फ बॉम्ब डिस्ट्रॉय भी लगाया है। सेल्फ बॉम्ब डिस्ट्रॉय अमेरिका के बंदूक में ये दो के बाद एक यहाँ अलग रहता है, उसने सेल्फ बॉम्ब डिस्ट्रॉयड लगाए। उसमें क्या करते हैं कि अगर जैसे कि कोई भी आतंकवादी अमेरिका के सैनिकों को मार के उनकी हथियार लेके जाता है, तो वो लोग पहले तो जीपीएस से ट्रेस कर लेते हैं। वो लोग ट्रेस करके देखते हैं कि जो ये बंदूक लेके भागा है वो दूर जा रहा है, बाकी उनके जो ग्रुप्स हैं सोल्जर्स के उससे दूर जा रहा है, तो उन लोग को लगता है कि यानी ये आतंकवादी हमारी गन्स लेके भाग रहा है, हमारे वेपन्स लेके। तो लोग क्या करते हैं, उसकी जो फौज का मेन कमांडर रहता है जो ऑफिस में बैठा रहता है, उसके बगल में बम रहता है, वो बम को बस ऐसे वहाँ पे स्विच रहता है उसका, उसको दबा देता है, जिससे वो क्या होता है, वेपन्स सहित वो बम ब्लास्ट हो जाता है। तो ये भी सब चीज़ें जो हम लोग को भी भारतीयों को भी यूज़ करते हैं। देखिए जो आप आज के दौर में जो भी चीज़ें युद्ध होंगे जो भी होंगे, तो आपको क्या लगता है कि युद्ध आपके ये ताकत पे या बल पे होंगे? नहीं, आज के जो युद्ध होंगे वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे। अब आपको क्या लगता है चाइना भारत का युद्ध होगा तो क्या चाइना जो है कि चाइना के सी जिनपिंग के दामाद, उनके चाचा, उनके भाई, उनके भतीजे के आएंगे आपसे लड़ने? वो लोग टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। जो हमारी मिसाइलें जो लॉन्च होती हैं या फिर जो दूसरे देश में हम लोग मिसाइलें लॉन्च करते हैं, वो भी आज नेट की बदौलत होता है, वो भी टेक्नोलॉजी से चलता है। तो अगर चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट कंट्री है चाइना, जो कि हैकिंग में नंबर 1 पे है चाइना। तो वो अगर चाहे तो अगर हम लोग कोई चीज़ को भेजे तो वो उतना हैक कर सकता है कि वही चीज़ को हम लोग के सामने भेजे। इसलिए हम लोग को भी इतना डेवलप होना पड़ेगा, हम लोग को भी नेटवर्किंग में या फिर अपने इंटरनेट में हैकिंग में इतना प्रबल होना पड़ेगा कि अगर चाइना कोई भी मिसाइल या फिर कोई भी बम हम लोग के ऊपर फेंकता है तो हम लोग उसको हैक करके वापस फेंक दें, ताकि वो बीजिंग में गिर जाए, फट जाए। तो आजकल की जो लड़ाइयाँ हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल की जो लड़ाइयाँ वो आपको हाथ पैर से लड़ना पड़ेगा, नहीं, आजकल की लड़ाइयाँ लड़ेंगी हम लोग किससे? टेक्नोलॉजी से। तो आजकल की सारी लड़ाइयाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो ये सब चीज़ों से हम लोग को एक सीख तो लेनी चाहिए कि हम लोग को अपने जो हमारे वेपन्स हैं उनमें भले आप लोग सेल्फ बॉम्ब डिस्ट्रॉय नहीं लगवा पा रहे, ठीक है, आप लोग जीपीएस लगवाइए। जीपीएस से क्या होगा कि वो जो नक्सली रहेगा उसको भी एक डर रहेगा अपने ट्रेस होने का। तो वो क्या करेगा, या तो वो आपकी बंदूक लेके भागेगा नहीं, या तो भागेगा तो पकड़ा जाएगा। तो इससे हमारे कम से कम हथियार तो सेफ हो पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये तो सरकार से एकदम मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि एक छोटा मोटा नेता आज हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है, और हमारे जो सीआरपीएफ और जो कोबरा कमांडो के लोग हैं, जवान हैं, जो हमारे कोबरा कमांडो के जवान हैं, उनको अभी तक उनका कोई पर्सनल हेलीकॉप्टर नहीं मिला। और यही कारण है कि हेलीकॉप्टर वहाँ 8 घंटे लेट इसलिए पहुँचे क्योंकि वो हेलीकॉप्टर उनको एयरफोर्स से बोरो करने थे, और एयरफोर्स में लेने के लिए उनको बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते, जिससे कि चीज़ें लेट हो गई और चीज़ें और भी सुलझने के बजाय कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो ये सब चीज़ें हम लोग को सीखनी चाहिए, और ये सब चीज़ें हम लोग को क्या करनी चाहिए, सरकार से अपील करनी चाहिए कि जो सीआरपीएफ है उनको भी एक अलग हेलीकॉप्टर दिया जाए। और बाकी जो हम लोग के जो ड्रोन है वो केवल मैसेजिंग ड्रोन ना हो, वो कैसे ड्रोन होने चाहिए, हमलावर ड्रोन होने चाहिए, अटैकिंग ड्रोन होने चाहिए। वैसे ही इस चीज़ की डीलिंग अभी चल रही है भारत की, वो रशिया से खरीद रहा है सब चीज़ें। देखिए रशिया और अमेरिका ये 2 कंट्री है जो सबको पूरे देश में क्या बांटती हैं, वेपन्स को मतलब बांटती हैं ऐसे फ्री में नहीं बांटती हैं, पैसे देके बांटती हैं। मतलब कि यही 2 देश हैं जो सबसे ज़्यादा वेपन्स बनाती हैं, तैयार करती हैं। और तीसरी चीज़, जो अटैकिंग ड्रोन है वो कितना यूज़फुल होगा इसका आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग को याद होगा जब अमेरिका अफ़गानिस्तान की लड़ाई हुई थी, जब लड़ाई हुई थी तो तालिबान नामक आतंकवादी थे कहाँ, अफ़गानिस्तान में। तो अमेरिका ने बिना अफ़गानिस्तान के सरजमीन में पैर रखे अब
वहाँ के तालिबान आतंकवादी का पूरे को सर्वनाश कर दिया था, और बिना ज़मीन पे अपने पैर रखे सिर्फ और सिर्फ अपने अटैकिंग ड्रोन से, अपने ऊपर अटैकिंग हेलीकॉप्टर से। तो ये इसीलिए आज हम लोग कहते हैं कि अमेरिका हमसे पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि अमेरिका के लोग हमसे ज़्यादा उनकी बॉडी तगड़ी है या फिर उन सब के सिक्स पैक एब्स से नहीं, जो टेक्नोलॉजी में उनके सिक्स पैक एब्स है, और जिसकी टेक्नोलॉजी में बॉडी अच्छी है, जिसका टेक्नोलॉजी में सिक्स पैक ऐप अच्छा है, वही आगे बढ़ सकता है, वही लड़ सकता है, वही जीत सकता है, और वही बन सकता है विश्व गुरु। तो आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में एक नए फैक्ट के साथ। तब तक आप लोग अपने घर के अगर बगैर सफाई बनाए रखें, कोरोना बहुत है तो घर में रखिए, घर में रहिए, एंजॉय करिए, खाते पीते रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।